हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर्बर्ट मीड चल रहा था, उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हर्बर्ट मीड की, तो वो है स्व की जो सामाजिक अवधारणा है उसके बारे में और सामाजिक अंतरक्रिया के बारे में आज हम लोग दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। स्व की जो हर्बर्ट मीड है, उन्होंने स्व की जो सामाजिक अवधारणा को जो प्रतीकात्मक अंतरक्रिया की जो अवधारणा है उसका वास्तविक आधार उनके द्वारा प्रस्तुत स्व की जो सामाजिक प्रकृति है उसके द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्होंने मीड से पहले चार्ल्स कूले ने भी जो स्व की अवधारणा को स्पष्ट किया है, लेकिन कूले जो सेल्फ क्लास थ्योरी के आत्मदर्पण का सिद्धांत देखते हैं वो क्या है, वो जो चार्ल्स कूले थे वो स्व की सामाजिक अवधारणा का ही एक रूप है। लेकिन कूले के अनुसार जहाँ स्व का विकास स्वयं के बारे में दूसरे लोगों के विचार के आधार पर होता है, यानी कि सेल्फ क्लास थ्योरी, यानी कि हम लोग जो दूसरे लोगों के विचार हमारे प्रति क्या हैं, है ना, हमारी प्रति क्या है दूसरे लोगों के विचार, उसके आधार पर बनता है। वहीं मीड कहते हैं कि स्व का विकास व्यक्ति की सामाजिक व्यक्तित्व के विकास के आधार पर उन्होंने जो स्व का विकास है इन्होंने स्पष्ट किया है। किसने? मीड ने। तो यहाँ पर एक अंतर है कि उन्होंने विचारों के आधार पर, चार्ल्स कूले ने जहाँ स्व का विकास विचारों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं, वहीं मीड इसको व्यक्तित्व के विकास के आधार पर स्पष्ट करते हैं। मीड कहते हैं कि उनके जो विकास का निर्माण है, विकास और जो स्व के जो होता है, जो स्व का विकास होता है उसका निर्माण होता है, उससे जो संबंधित उसका जो चरण है उसको हम दो रूपों में या दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मैं और मुझे, है ना, वो इन दो भागों को क्या कहते हैं, मैं और मुझे नाम से इसको संबोधित करते हैं। मीड लिखते हैं कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा ही बोध होता है और इसी के द्वारा स्व की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो बच्चा होता है वो सामाजिक अंतरक्रिया यानी कि दूसरे लोगों से जब भाषा संचार के माध्यम से अंतरक्रिया करता है, तब धीरे धीरे उसको अपने बारे में बोध होता है कि वो क्या है, उसमें क्या विशेषताएं हैं, या वो अपने उनके नज़रिए से अपने को स्वयं को देखने की कोशिश करता है, क्योंकि जो स्व का विकास है उसी आधार पर हो रहा है। मीड के अनुसार मैं एक ऐसे असामाजिक कृत्य को इंगित करता है जो जैविक की जरूरतों और इच्छाओं का एक पुंज होता है। यानी कि जब बालक जन्म लेता है तो क्या होता है, वो असामाजिक कृत्य है, उसको कुछ नहीं मालूम होता है, नियम प्रथाएं लोकाचार क्या है उसको कुछ नहीं पता होता है। तो इस तरह से वो क्या हुआ, असामाजिकृत शिशु होता है। और ये जैविक की जरूरतों, केवल अपनी जो नैसर्गिक ज़रूरतें हैं, नेचुरल ज़रूरतें हैं, खाना पीना, है ना, इस तरह की जो ज़रूरतें हैं, आप कह सकते हैं मौलिक जो ज़रूरतें हैं, उनको ये केवल पूर्ति करता है। इसके विपरीत जो मुझे है, यानी कि मी, सामाजिक स्वचेतन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति की जो आत्म है उसका विकास हो चुका है या विकास की प्रक्रिया में है, जिसकी उत्पत्ति दूसरों के स्वयं को देखने के माध्यम से होती है। यानी कि व्यक्ति स्वयं अपनी चेतना के आधार पर दूसरे लोगों की भूमिकाओं को देखता है और उसको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। मीड ने मुझे की अवधारणा का उपयोग स्व के लिए किया है। ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मीड ने मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसके रूप में किया है, तो आप कह सकते हैं स्व के रूप में किया है। मीड ने स्व के विकास का संपूर्ण प्रक्रिया में मैं मुझे की अवधारणा के परिवर्तन के रूप में किया है। और कहते हैं कि बच्चे के आरंभिक जीवन के साथ उनका जो संबंध होता है माता पिता यानी कि फादर मदर एंड उसके फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनके सदस्यों के साथ होता है ना, जिसे मीड ने विशिष्टीकृत अन्य कहा है। क्योंकि विशिष्टीकृत, क्योंकि शुरू से ही अपने जो शिशु जब थोड़ा थोड़ा देखता है, शुरू से शिशु देखता है
तो इन्हीं माता पिता परिवार के सदस्यों को ही देखता है, उन्हीं के साथ ये अंतर क्रिया करता है और उसका ये व्यवहार उसके द्वारा खेले जाने वाले गुड्डे गुड़ियों में देखने को मिलता है ना। जैसे उसकी फैमिली उसके साथ व्यवहार करती है, वैसे ही व्यवहार वो अपने गुड्डे गुड़ियों को देखने में मिलता है। अगर उसकी फैमिली अच्छी है और एजुकेटेड है बहुत, और तो वो अपने जो गुड्डा गुड़िया को खेल खेलता है वो उसी में परिलक्षित होता है। लेकिन अगर उसकी फैमिली विचलन प्रकृति की फैमिली है या सामाजिकृत फैमिली है, क्रिमिनल फैमिली है, तो वो उसका जो व्यवहार होता है वो अपने गुड्डे गुड़ियों में उसी तरह परिलक्षित होता है। या कह लीजिए कि प्रथम व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति के मानस पर प्रभाव डालते हैं या उसके व्यक्तित्व पे जो विकास है उस पर प्रभाव ये डालते हैं। परिवार के बाहर दूसरे लोगों को मीड ने सामाजिकृत अन्य कहा है, सामान्यकृत अन्य कहा है। जैसे यह सामान्यकृत अन्य लोगों की भूमिकाओं में अपना अनुरूपण स्थापित करने लगता है और धीरे धीरे से मैं मुझे में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। मीड के अनुसार स्व विकास 3 मुख्य स्तरों पे होता है। जैसे जैसे वो दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, घर पे तो नहीं खेलता है ना, बाहर जाके अपने जो पड़ोसी होते हैं, उसकी जो संगी साथी होती हैं, पीयर ग्रुप होता है, उनके साथ खेलता है। तो उनके साथ खेलने में क्या होगा, जो छोटे छोटे क्रीड़ा समूह बनते हैं उनसे वहाँ क्या होता है कि मैं से मुझे का विकास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वहाँ पर दूसरे लोगों का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, उस दूसरे लोग उसको किस तरह का समझते हैं, यहाँ उसको स्वयं ही पता चलना शुरू हो जाता है। और इसी स्तर पर मीड ने विकास के 3 स्तरों का मुख्य उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि जो स्व का विकास होता है वो 3 मुख्य स्तरों से होता है। पहला है इसमें अनुकरण का स्तर। मीड कहते हैं कि एक बच्चे के जीवन में लगभग या दूसरे वर्ष से प्रारंभ होता है अनुकरण का स्तर, जहां बच्चा अपने जो सदस्य होते हैं उनकी बातों को अनुकरण करके सीखता है। जैसे वो चलते हैं, जैसे बोलते हैं, जिन प्रतीकों का वह यूज़ करते हैं वो उन्हीं का अनुकरण करता है। सेकंड बताया है उन्होंने खेल का स्तर, और ये आयु के 3 वर्ष प्रारंभ होता है। जैसे उसके भाई बहन परिवार के सदस्य उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वह खेल में अपने गुड्डी गुड़ियों के साथ उसी तरह का व्यवहार परिलक्षित करता है। थर्ड आपका आता है क्रीड़ा स्तर। इसके अंतर्गत एक बालक अपने समूह से संबंधित जो दूसरे लोगों के व्यक्तियों को ग्रहण करना और उनकी प्रत्याशाओं को समझना आरंभ कर देता है। ये आपका तीसरे वर्ष के बाद ये शुरू होता है। ये 4th-5th के बीच में ये शुरू होता है, जहाँ बच्चा बाहर की जो साथी है, पड़ोसी के साथ जो पड़ोसी हैं, उसके जो पीयर ग्रुप है उनके साथ खेलना आरंभ कर देता है और वहाँ वो समझना शुरू कर देता है कि उस समूह में उसकी भूमिका क्या है और उस जो समूह के सदस्य हैं उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षाएं रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद की जो सामाजिक अवधारणा है उसके बारे में, जो मीड ने इसके बाद उन्होंने ली है। प्रतीकात्मक अंतरक्रिया की विवेचना में मीड ने मस्तिष्क और स्व के बाद समाज को तीसरे प्रमुख आधार के रूप में इन्होंने स्पष्ट किया है। मीड के अनुसार समाज को समझने के लिए आवश्यक है कि उसकी मानवीय अंतरक्रियाओं के रूप में समझा जाए। ठीक है, मानवीय अंतरक्रियाएं कि उसका अपने संगी साथियों और जो समाज के दूसरे लोग हैं उनके साथ उसका व्यवहार कैसा है। मीड ने लिखा कि प्रतीकात्मक अंतरक्रिया क्रमिक रूप से विकसित होने वाली एक ऐसी सामाजिक क्षमता है जो व्यक्तियों को अर्थपूर्ण से विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने के अवसर देती है। यानी कि आप जो जिन प्रतीकों का आप यूज़ कर रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए और कम से कम उस अर्थ का जो आपके समाज के सदस्य हैं उनको समझ में आना चाहिए। और इस अर्थ में भाषा एक प्रमुख सामाजिक क्रिया के रूप में मीड ने बताया है कि जो भाषा है वो एक प्रमुख सामाजिक क्रिया के रूप में होती है। विभिन्न प्रकार के जो हाव भाव हैं, प्रतीक हैं, जैसे भौएं चढ़ाना और दांत किटना, गुस्से में मुट्ठी भींच लेना, तो ये क्या है, प्रतीक हैं। प्रतीक है जो एक विशेष प्रकार का अर्थ प्रदान करते हैं। इस तरह के व्यवहार को
मीर कहते हैं कि जो भाषा है, इस तरह के जो हाव भाव हैं, प्रतीक है, ये भाषा का आरंभिक स्तर है। लेकिन जब भाषा नहीं आती थी तब इस तरह के व्यवहार प्रचलित होते थे। तो वो कहते हैं कि ये भाषा का जो लैंग्वेज है हमारी, उसका एक आरंभिक स्तर है। आप कोई शब्द यूज़ भी नहीं करते यहाँ पर, लेकिन आपके हाव भाव प्रतीक से लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, या आप गुस्सा हैं, क्या हैं, है ना, हंस रहे हैं तो किस लिए हंस रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, और ये समाज के सभी सदस्यों को समझ में आती हैं, क्योंकि इनका एक विशेष अर्थपूर्ण जो विशेष इनका जो अर्थपूर्ण जो व्यवहार होता है, इसी तरह से इंगित किया जाता है। मीट कहते हैं कि जो ये अर्थपूर्ण व्यवहार है, यही जो भाषा है, संचार है, उसका एक आरंभिक स्तर होता है। प्रतीकात्मक अंतरक्रिया की विवेचना में मीट ने जिस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है, उसका आधार तर्कवाद तथा तत्ववाद है, जिसकी सहायता से उन्होंने सामाजिक अंतरक्रिया के अंतर्गत मस्तिष्क यानी कि माइंड और स्व सेल्फ की विवेचना की है। मीर ने स्पष्ट किया कि स्व एक गतिशील, जो स्व है, सेल्फ है, एक गतिशील और ऐतिहासिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये मैं से मुझे में तब्दील होती है, और ये जो इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया के रूप में मीर ने इसका यूज़ किया है, मैं और मुझे। और हम सभी जानते हैं जो सामाजिककरण की जो प्रक्रिया है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, इसीलिए ये गतिशील प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, जिसमें व्यक्ति के विषय के संबंध के साथ साथ ही उसका प्रादुर्भाव दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया करने के फलस्वरूप इसमें प्राप्त हुआ है। इसी आधार पर मीट ने लिखा कि हम निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रति जितने अधिक जागरूक होंगे, जितना हम जो सामाजिक प्रतीक हैं यूज़ होते हैं, अगर उनके प्रति जितना जागरूक होंगे, उतना ही जो स्व का विकास है वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारी सामाजिक चेतना का जो है उसका संबंध है, स्वास्थ्य संबंध है ना, तो सामाजिक चेतना का जितना हमारा जो हम निरंतर चलने वाली समझो सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रति जितने अधिक जागरूक होंगे, मीट कहते हैं, स्व को विकसित करने में हमारी सामाजिक चेतना का उतना ही अधिक विकास होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्व संचार और सामाजिक प्रक्रियाओं की जो संयुक्तता है, तीनों का जो कंबाइंड है, इसको ही हम कहते हैं प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्व संचार और सामाजिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, ये जो सामाजिक अंतरक्रिया है इसका एक प्रमुख आधार होती है। तो ये था हर्बर्ट मीट का जो स्व और सामाजिक अंतरक्रिया के उन्होंने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है। तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग कल मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल जाने से पहले आप मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसको। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।